ये वीडियो पार्ट है मेरी जावास्क्रिप्ट मास्टर क्लास की पूरी प्लेलिस्ट का। ये पूरा एक कोर्स था जो आप YouTube पे देख सकते हैं फ्री में। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे ही वेब डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इवन तो मैं यूजर के लिए उसके काम की चीज बना रहा हूँ, यूजर ही मुझे पैसे दे रहा है वो चीज बनाने के लिए, फिर भी जब यूजर सॉफ्टवेयर यूज करेगा ना तो मेरे ही 100 रुपये नाचेगा। आज हम बात करने वाले हैं HTML फॉर्म्स के बारे में। HTML फॉर्म्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, ठीक है, क्यों HTML फॉर्म्स का यूज किया जाता है, इनपुट क्या होता है, सिलेक्ट जो आता है वो कैसा होता है। तो वन बाय वन हम सब देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज, HTML फॉर्म यूज होते हैं यूजर के इनपुट लेने के लिए, ठीक है। अब यूजर से इनपुट लेना ये क्या हो जाता है, देखो कंप्यूटर है ना, वो है एक इंटरैक्टिव मशीन। कंप्यूटर को बनाया गया था ताकि यूजर से वो कुछ इनपुट ले, उसको प्रोसेस करके कुछ आउटपुट दे। पूरे कंप्यूटर की कहानी यही है, इनपुट लेना आउटपुट देना, उसका काम ही यही है। अगर कंप्यूटर ने इनपुट लेना बंद कर दिया इंसान से तो उसका कोई काम ही नहीं है। फिर तो कोई क्यों ही यूज करेगा कंप्यूटर जब वो उसके इशारों पे चल ही नहीं रहा है ना। हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो क्या होता है, वो हमारे इशारों पे चलाने के लिए पूरी प्रक्रिया करते हैं, हम उसी को कहेंगे हम यूजर इनपुट, ठीक है। तो कंप्यूटर को यूजर इनपुट देना है, मतलब जो भी उसको यूज कर रहा है ना कंप्यूटर, उसको कुछ इनपुट देगा। इनपुट का मतलब क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन, कुछ ऑर्डर देगा, ठीक है, ठीक है। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लो एक मेल एप्लीकेशन है, मान लो जीमेल है, ठीक है। वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम मेल लिखते हैं, मेल टाइप करते हैं, ठीक है ना। ओके, ऐसा ऐसा कुछ आता है हमारे पास विंडो, जहां पे हम लिखते हैं भाई रेसिपिएंट किसको भेजना है, सब्जेक्ट क्या होगा और कंटेंट क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को कुछ इनपुट दे रहे हैं कि भाई ये मेरा बंदा है, इसको मेल भेजना है, ये सब्जेक्ट में लिखना और ये कंटेंट में लिखना। हम्म कंप्यूटर पहले इनपुट लेने के लिए तैयार था, तब हम इनपुट दे पाए। तो कंप्यूटर इनपुट लेने के लिए तैयार कब होता है, उसका तरीका है फॉर्म। फॉर्म का यूज करके हम बनाते हैं इनपुट फील्ड, जिसके अंदर यूजर इनपुट बाद में डाल सकता है, ठीक है। सबसे पहला इसके लिए टैग यूज होता है HTML में, इनपुट टैग। तो हम थोड़ा बहुत करके देखते हैं अभी, ओके। हम एक बनाएंगे HTML फाइल, ठीक है, उसमें HTML की कंटेंट लिख दिए हमने। इसको हम बोलेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके। इसके अंदर बनाएंगे हम H1 जावास्क्रिप्ट मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर करो, ठीक है, ऐसा टाइटल लिख दिया हमने। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनपुट बनाना। पहले ये देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, कॉपी पाथ, और इसको हम ओपन कर देंगे ब्राउजर में, ठीक है। ऐसा कुछ टाइटल वाला पेज दिख रहा है। अब मुझे लेना है यूजर से इनपुट। मैं लिखूंगा यहाँ पे इनपुट टैग, ठीक है। इनपुट टैग अकेला होता है, उसका कोई कंटेंट नहीं होता। इसे कहते हैं अनक्लोज्ड टैग, या तो पता नहीं दूसरा नाम क्या है इसका, लेकिन इसको, इसके अंदर कंटेंट नहीं होता, ठीक है। H1 टैग खुलता है बंद होता है, इसके अंदर कंटेंट होता है, क्या होता है, इनर HTML होता है। इनपुट का इनर HTML होता ही नहीं है। इनपुट की एक सबसे बड़ी चीज होती है टाइप, ठीक है। टाइप में ये बहुत सारी चीजें हैं जो पॉसिबल हैं, ठीक है, इसमें से कुछ देखेंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो टाइप होती है वो होती है टेक्स्ट। मैं ये ना लिखूं, मैं ये लिखूं, टेक्स्ट आएगा। इनपुट की और क्या प्रॉपर्टी होती है थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अभी देखो ये इनपुट बन गया, ओके। लेकिन इसके अंदर डालना क्या है ये तो किसी को नहीं पता है, ये ऐसा पूरा एक पड़ा हुआ है बक्सा, बक्से का क्या करना है किसी को नहीं पता। तो हमें इनपुट जब भी लिखते हैं उसके लिए बनाना चाहिए लेबल। हम्म लेबल कैसे बन सकता है, HTML से कोई अरेंजमेंट करके ही लेबल बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्पैन लिख दूं, या तो कोई डिव लिख दूं कि भाई एंटर योर नेम,
इसको रिफ्रेश मारो तो देखो हो गया, एंटर योर नेम, उसके सामने आ गया इनपुट। ठीक है, वैसे ही एंटर योर ईमेल। ओके, देखो ये इनपुट यहाँ आया, ये इनपुट दूसरी जगह पे आया। इसको नीचे लाने के लिए बीच में BR कर सकते हैं। ठीक है, HTML स्टाइल शीट में ज्यादा अंदर नहीं जा रहा मैं, सिंपल रखते हैं इसको अभी। ये इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट के अंदर एक आर्ग्यूमेंट होती है प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर में भी हम यूजर को कुछ सजेशन करने के लिए लिख सकते हैं। देखो मैंने लिखा है तो उसको वहां पे ग्रे कलर में आ गया। मैं इसको थोड़ा जूमिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो ग्रे कलर में आ गया कि भैया डालो कुछ, एंटर योर नेम। ठीक है, ये हो गया इनपुट प्लेस होल्डर। ये चीजें हमने बात की, फिर से यहाँ पे भी प्लेस होल्डर डाल देता हूं। इसकी जगह मैं ये लिख सकता था ईमेल एट, है ना, ऐसा लिखा होता है ना बहुत सारी जगह पे, इसे कहेंगे हम प्लेस होल्डर। ओके, ये बन जाता है इनपुट। इनपुट में क्या लिखा जा सकता है, इंसान कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में, कितना भी चाहे टेक्स्ट में लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी कितना भी चाहे टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो इसके और कौन कौन से टाइप होते हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैंने दे रखा है, कौन क्या करता है, ये पूरी चीजें यहाँ पे होंगी। इसमें से कुछ चीजें हम कवर करेंगे। फिर आता है एक और टाइप का इनपुट, उसे कहेंगे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब ना कई बार क्या होता है, हमें यूजर से इनपुट लेना तो है, हमें मतलब हम भी तो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ना। यहाँ पे तीन तरीके से आपको सोचना है, 3 डायमेंशन में। एक तो कंप्यूटर यूज करने वाला वो है जो प्रोग्रामर है, जो कि एक सॉफ्टवेयर बना रहा है। यूजर जिसको कहेंगे ना, वो दूसरा है, वो सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला है, उसे हम यूजर कहते हैं। मैं कुछ भी चीज बना रहा हूं, उसमें जो एक्चुअल में यूज करने वाला वो यूजर है, मैं बनाने वाला हूं। ठीक है, कंप्यूटर बीच में एक डिस्प्ले है या एक मीडियम है, जिसका यूज करके मैं यूजर से कुछ काम कराऊंगा, या तो यूजर के काम की चीज उसको डिलीवर करूंगा। हम्म, तो जब भी यूजर कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा है ना, तो वो मेरी बनावट देख रहा है। एक डेवलपर ने जो बनाया हुआ है उसको वो यूजर देख रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना, नहीं समझ आता तो स्किप कर देना। लेकिन यूजर को मैं कुछ दिखा रहा हूं, मेरी क्रिएशन है वो, जो मैं यूजर को दिखा रहा हूं एज अ डेवलपर। मैं कुछ चाहता हूं यूजर कुछ करे। ओके, तो मैं कुछ ऐसी चीजें बनाऊंगा जो यूजर समझेगा, यूजर कुछ चीजें हैं जो लिखूंगा मैं वो पढ़ेगा, उसके हिसाब से वो एक्ट करेगा। इवन दो मैं यूजर के लिए उसके काम की चीज बना रहा हूं, यूजर ही मुझे पैसे दे रहा है वो चीज बनाने के लिए, फिर भी जब यूजर सॉफ्टवेयर यूज करेगा ना, तो मेरे ही 100 रुपए नाचेगा। ओके, एक डेवलपर जब सॉफ्टवेयर बना रहा होता है, यूजर के लिए ही बना रहा होता है, यूजर उसको यूज भी करेगा, लेकिन यूजर को कैसे यूज करना है। ठीक है, मतलब जब सॉफ्टवेयर बन चुका, यूजर यहाँ पे आ चुका, तो फिर यूजर मेरे इशारों पे नाचना चाहिए। मैं जो चाहता हूं यूजर से, वो यूजर से इनपुट मिलना चाहिए। ठीक है, अब मान लो मैं यूजर से पूछता हूं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, या क्वालिफिकेशन से भी एक अच्छा सवाल हो सकता है कि भाई आपका जेंडर क्या है, आप मेल हो, फीमेल हो, या तो कुछ और हो। ठीक है, अभी LGBTQ के कारण कुछ 6-7 जेंडर मान लो ना, फिर भी क्या है, लिमिटेड जेंडर है। ऐसा तो नहीं है कि ये किसी का जेंडर कुछ भी हो सकता है, पता है कि कुछ इतने लिमिटेड चीजों में से ही कोई एक जेंडर बनेगा। हम्म, तो जब मुझे यूजर से ये जानना है कि भाई तुम्हारा जेंडर क्या है, या दूसरी चीज, आपका जन्म कौन से ईयर में हुआ था। तो ऐसा तो कोई इंसान नहीं मिलेगा जो 1800 की साल में जन्मा हो और आज भी वो फॉर्म यूज करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं यूजर को लिमिटेड डेट दूंगा कि भाई इतने सारे ईयर्स में से कोई ईयर सिलेक्ट कर लो, वरना यूजर तो बोलेगा मैं 2050 में जन्मा। तो ये इनपुट तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना, कि यूजर ने बोला मैं 2050 में जन्मा हूँ, वाह ले लो इनपुट। फिर तो मेरा सॉफ्टवेयर 2050 से एज कहाँ लेके आएगा, -22 ईयर के हो जाएंगे कोई लोग। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा इनपुट भी चाहिए जो यूजर को लिमिट में रखे, यूजर कुछ ज्यादा चीजें डाल ना पाए।
तो उसके लिए यूज होता है सिलेक्ट फील्ड। ठीक है, ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई इसलिए ताकि आपको मैं ये बता पाऊं कि सिलेक्ट फील्ड का काम क्या है। सिलेक्ट फील्ड का काम है यूजर को कंट्रोल में रखना, उसका मनचाहा इनपुट उसको देने नहीं देना। ठीक है, मतलब एट द एंड वो यूजर के काम की ही चीज है। इससे यूजर ही ज्यादा संतुष्ट होगा, ज्यादा खुश होगा कि उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है। चलो, अब मान लो सिलेक्ट फील्ड है तो उसको लिखने का एक तरीका है। ठीक है, इनपुट फील्ड हमने दो देख लिए, एक br के साथ। अब मैं यहाँ पे तीसरा बनाता हूं, क्या बनाऊंगा? जेंडर। सिलेक्ट योर जेंडर, क्योंकि ये सिलेक्ट फील्ड है, मैंने यहाँ पे एंटर नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा एंटर, मतलब लिखो, ये मतलब सिलेक्ट करो, तो इन तीनों में से कोई एक चूज कर लो। यहाँ पे इनपुट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सिलेक्ट एलिमेंट। सिलेक्ट एलिमेंट की बॉडी होती है, उसके अंदर का कंटेंट होता है, और उसके कंटेंट में फिक्स चीज है कि यही होगा। उसके कंटेंट में ऐसा कुछ नहीं लिख सकता मैं। वहां पता है सिलेक्ट का चिल्ड्रन हमेशा ऑप्शन ही रहेगा। ठीक है, एक ऑप्शन ग्रुप करके भी आता है, ये देखो ओपीटी ग्रुप मुझे सजेशन में आया था ना, ये होता है, लेकिन एट द एंड ऑप्शन ही रहेगा। ऑप्शन क्या होता है? हमें कुछ ऑप्शन देने हैं ना, तो बस ऑप्शन उनमें से एक ऑप्शन वाली चीज है। तो यूजर यहाँ पे बोलेगा कि भाई एक है मेल, ठीक है, एक है फीमेल, और मुझे तीसरा जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन देना ही नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूं यूजर इन दोनों में से ही कोई यूज करे। तो देखो मेल करेगा या तो फीमेल करेगा। ठीक है, इसे कहेंगे हम ड्रॉप डाउन, इसे ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑप्शन ग्रुप, मल्टी सिलेक्ट, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। नॉट मतलब आज के लेक्चर के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया सिलेक्ट फील्ड, जिसका यूज करते हैं हम लिमिटेड ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कराने के लिए। इसके बाद आता है चेकबॉक्स। ठीक है, इसका यूज आप सबने किया होगा, कहीं पे भी साइन अप करते हैं वो बोलते हैं डू यू एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, वो हो गया चेकबॉक्स। नॉर्मली अगर एक सिंगल चेकबॉक्स है उसका यूज होता है यूजर से कंफर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, और चेकबॉक्स लिखने का तरीका क्या है? इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। ठीक है, मैं चेकबॉक्स में मूव करूं उसके पहले ना एक चीज मैं यहां पे बोल गया हूं। ऑप्शन के अंदर एक और आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट को ना कभी कभी मैं प्रॉपर्टी भी बोल दूंगा, तो कंफ्यूज मत होना, इसको प्रॉप बोलूंगा, प्रॉपर्टी बोलूंगा। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट जो एचटीएमएल के इनपुट में जा रहा है। इस प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू कुछ भी दे सकते हैं हम। ठीक है, वैल्यू मान लो वैल्यू में मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 और यहाँ पे डालता हूँ 2। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो डेटा कुछ भी कलेक्ट करते हैं ना, वो स्टोर कहाँ होता है? डेटाबेस में। ओके, और डेटाबेस में हम जो भी डेटा स्टोर कराते हैं उसको कंप्यूटर के लिए ज्यादा मीनिंगफुल हो या डेवलपर के लिए ज्यादा मीनिंगफुल हो ना, उस तरीके से स्टोर कराते हैं। तो मुझे डेटाबेस में अगर स्टोर कराना है कि भाई जेंडर क्या है यूजर का, तो मैं कुछ ऐसी वैल्यू स्टोर कराऊंगा जो कि एक तो छोटी हो और आइडेंटिफाइबल हो। ओके, जहां पे स्पेलिंग मिस्टेक्स या तो कैपिटल स्मॉल ये वाले लोचे ना आए। ओके, लोचे क्या क्या हो सकते हैं? मान लो अगर मैं एक मेल मेरा ऐसा वाला भी स्टोर हो सकता है। ठीक है, हाँ, फिर एक स्पेलिंग मिस्टेक स्टोर हो, ऐसा हो गया। अगर मैं टेक्स्ट स्टोर कराता रहा तो स्पेलिंग मिस्टेक आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो नॉर्मली हम ना यूजर को दिखाते कुछ और हैं और स्टोर कुछ और करते हैं। ओके, मान लो मैंने यूजर को दिखाया, अगर मुझे डिग्री सिलेक्ट करानी होती और तो मैं यूजर को दिखाता बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यूजर को ये दिखता, लेकिन मैं स्टोर करता सिर्फ बीसीए। क्यों इतनी छोटी चीज स्टोर करता मैं? क्योंकि भाई वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ना यूजर के लिए जरूरी है, यूजर उस चीज को समझता है। मुझे डेटाबेस में स्टोर करने के लिए उस बड़ी लाइन की जरूरत नहीं है। मैं तो डेटाबेस में अपना स्पेस बचाना चाहूंगा। मैं बहुत ज्यादा स्पेस क्यों कंज्यूम करूंगा जब मुझे पता है कि बीसीए में काम मेरा हो सकता है, एक यूनिक वैल्यू है, और जब भी मुझे बीसीए के बदले बैचलर दिखाना हो वो मैं कर सकता हूँ।
ठीक है। इसके लिए मुझे डेटाबेस में पूरा बैचलर स्टोर करने की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यूजर को दिखने वाला लेबल ये है, जो यहाँ पे दिख रहा है ना, मेल फीमेल अच्छे से जो दिख रहा है वो यूजर को दिखेगा। लेकिन ये बिहाइंड द सीन वैल्यू है, जब हम स्टोर करेंगे ना तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 1 2, ठीक है। तो अगर 1 है तो उसको मानना है वो मेल है, 2 है तो उसको मानना है वो फीमेल है। इससे क्या होगा कि भाई डेटाबेस में मान लो 1 लाख रिकॉर्ड आते हैं, ठीक है। 1 लाख रिकॉर्ड के लिए मैं मेल या फीमेल स्टोर कर रहा हूं, ये बहुत छोटा एग्जांपल है, फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। मान लो मेल फीमेल इन दोनों को मिला के एवरेज कैरेक्टर कुछ 5 कैरेक्टर हो गए, ठीक है। 5 कैरेक्टर इंटू 1 लाख मतलब 5 लाख कैरेक्टर स्टोर करा रहा हूं मैं एक कॉलम में। सिर्फ 5 लाख कैरेक्टर मतलब कुछ केबी तो हो ही जाते हैं वो। और जब रिकॉर्ड बढ़ते जाते हैं ऐसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, तो मैं करूंगा अपना टाइम, थोड़ा टाइम नहीं अपना स्पेस बचाने के लिए इनको 1 या 2 ऐसे छोटे छोटे कोड में लिख दूंगा, ताकि मेरा एक तो डेटाबेस का स्पेस बचे और एक ये मैपिंग रह जाए कि भाई 1 को मेल कहेंगे 2 को फीमेल कहेंगे। ओके, इसलिए उसको एक अलग से वैल्यू दी जाती है। तो ये बिहाइंड द सीन वो वैल्यू है जो हमें मिलेगी जो हम स्टोर कराएंगे। अब वापस आ जाते हैं चेकबॉक्स पे। चेकबॉक्स क्या होते हैं, बुलियन इनपुट लेने के लिए काम आते हैं, ठीक है। हमने ये क्या देखा, ये टेक्स्ट इनपुट लेता है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। सिलेक्ट ऑलमोस्ट टेक्स्ट इनपुट लेता है लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजों में से। इसको बोल सकते हैं एरे इनपुट, मतलब ये एरे में से किसी एक आइटम को सिलेक्ट कराने के लिए हम सिलेक्ट बॉक्स यूज करेंगे। उसकी यूज केसेस में नॉर्मली एरे होता है, एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं उनको हम दिखा देते हैं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट कराना है, ऐसे केसेस में नॉर्मली सिलेक्ट होता है, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट, स्ट्रिंग इनपुट आ गया, एरे इनपुट आ गया। अब ये है बुलियन इनपुट। ओके, या तो हाँ या तो ना, दोनों में से एक चीज, इससे इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम्म, ठीक है। ये हो गया एक चेक बॉक्स। ओके, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। इसको रन करके देखते हैं क्या दिखता है। देखो ये चेक बॉक्स दिखा यहाँ पे, उसके बीच में मुझे थोड़ा br डालता हूं मैं। ओके, नीचे चेक बॉक्स दिखा। अब इसको लेबल भी चाहिए, मैं स्पेन लिख देता हूँ। स्पेन में क्या लिखूं, डू यू नो इंग्लिश, ठीक है। अगर ये चेक करेगा तो इसका मतलब मैं मानूंगा यस, नहीं करेगा तो इसका मतलब मानूंगा नहीं, नहीं जानता इंग्लिश, ठीक है। ये हो गया अपना चेकबॉक्स इनपुट। वैसा ही कुछ सिमिलर होता है रेडियो इनपुट। रेडियो इनपुट क्या करता है, मल्टीपल चीजों में से एक चीज। इसको देखो यहां लिखा ही है मैंने, अल्टरनेटिव टू सिलेक्ट। ये सिलेक्ट का बाई ही है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से देता है सिलेक्शन तुम्हें। इसमें से तुम्हें सिलेक्ट करना है तो दिखते अलग चीजें, अलग तरीके से हैं चीजें, ठीक है। जैसे मैं फिर से उनको पूछूं भाई कि कौन सी लैंग्वेज में तुम आगे बढ़ना चाहोगे, कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है तुम्हें, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू बनाऊंगा मैं रेडियो। नॉर्मली रेडियो ना 2 3 होते हैं तभी काम के हैं, अगर सिंगल रेडियो है वो किसी काम का नहीं है। ओके, जैसे कि मान लो कि ये जो है अपना सिलेक्ट बॉक्स, अगर इसमें सिंगल एलिमेंट होता तो ये कुछ काम का ही नहीं होता। तो वैसे ही रेडियो भी अगर सिंगल एलिमेंट है तो उसी को तो सिलेक्ट करना है, उसके सिवा कुछ ऑप्शन ही कहाँ है। पहला इनपुट, ठीक है। पहले इनपुट को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे राइट साइड में टेक्स्ट लिखना पड़ता है। लिखना पड़ता नहीं है, अगर इसको छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे यहाँ पे 3 दिख जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मैंने अभी क्या बोला था, सब में से कोई एक, लेकिन ये तो सब सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसका रीजन ये है कि मैंने इन सबको ग्रुप नहीं किया है, ठीक है। इनको मुझे ग्रुप करना पड़ेगा, ग्रुप करने के लिए मैं यूज करूंगा, सबको एक नेम देना पड़ेगा मुझे, नेम इक्वल टू लैंग्वेज। जब मैं कुछ रेडियो बटन को सिंगल नेम दूंगा, फिर वो रेडियो बटन कहीं पे भी पड़े हुए हो ना, ठीक है। अगर मान लो ऐसा एक रेडियो बटन मैं ऊपर लगा देता हूं,
उनको बाजू बाजू में रहने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, तो सब में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। फिर भले वो पूरे स्क्रीन पे यहां से यहां कहीं पे भी पड़े वो, वो ग्रुप होते हैं नेम से। जब उनको एक ही नाम दे दो तो वो सब में से कोई एक ही सिलेक्ट कर पाएगा। अब इनको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, भाई कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हो तुम, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे JS, PHP, और तीसरा क्या होता है, जावा। ठीक है, मैं JS चूज करूँ, PHP चूज करूँ, या तो जावा चूज करूँ, कुछ भी चूज कर सकता हूँ। ये हो गया चेकबॉक्स टाइप का इनपुट, सिंपल है, मल्टी में से एक सिलेक्ट करने के लिए। और जैसे यहाँ पे भी हमने किया था ना भाई, मेल यूजर को दिखाने के लिए, स्टोर कराने के लिए कोई और वैल्यू, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो यूजर को मैं दिखाता, मैं जावास्क्रिप्ट और स्टोर करा था JS। PHP का तो PHP स्टोर होता है, ठीक है, जावा का जावा स्टोर करूं, या तो हो सकता है कुछ और स्टोर करूं। ओके, यहाँ पे भी वैल्यू होती है, दिखावा अलग है, वैल्यू अलग है। ये जो चीज है उसे दिखावा कहते हैं, दिखावा उसको क्या कहते हैं, लेबल। हम्म इस चीज को लेबल कहेंगे, इस चीज को लेबल कहेंगे, लेबल कहेंगे। HTML में लेबल का टैग भी आता है अलग से, जिसको इंटीग्रेट करना होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे वो नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, ये सब लेबल्स हैं। ये जो दिख रहा है प्लेस होल्डर है, यहाँ पे तो सीधा सीधा वैल्यू मिलेगा ही अपने को। ओके, वैल्यू अपने इनपुट टैग में भी लगता है, बाद में देखेंगे वो। चलिए, एक और टाइप का इनपुट होता है जो कि इनपुट से सिमिलर है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे स्पैन में, भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और नीचे दे दूंगा टेक्स्ट एरिया। कहाँ गया मेरा टेक्स्ट एरिया, काम ही नहीं किया, गलती है कहीं पे। मैंने कुछ गलत तरीके से इसको क्लोज कर दिया है, क्या बात है यार। टेक्स्ट एरिया मेरा दिखना तो चाहिए, मेरा स्पेलिंग गलत होगा। स्पेलिंग ही गलत हो सकता है मेरा, एक यही चीज तो है जो गलत होती है। ठीक है, मल्टी लाइन में इनपुट दे रहा हूं मैं, यूजर इसको इतना बड़ा करके अपने बारे में अच्छे से लिख सकता है, उसका यूज करना, उसके लिए टेक्स्ट एरिया होता है। ठीक है, चलो, हमने बहुत सारे टाइप के इनपुट देखे, टेक्स्ट एरिया भी देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की। ये सब तो HTML वाली चीज हो गई, दिखावा, दिखाना कैसे है किस चीज को। जो अपने जावास्क्रिप्ट वाली बात है, जहां पे जावास्क्रिप्ट काम आता है, वो तो मेन वैल्यू है। हम्म हमने ऐसा दिखने वाला फॉर्म बना दिया। अब क्या, यूजर ने मान लो यहाँ पे चीजें डाल भी दी, क्या मतलब उसका, इससे हमें क्या पता लगा, कुछ भी पता नहीं लगा है हमें अभी तक। यूजर यहाँ पे वैल्यू डालेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन तो लिया नहीं जा रहा है। ठीक है, यूजर के पास कोई बटन नहीं है जिसपे क्लिक करके सबमिट कर ले। आपने जितने भी फॉर्म भरे होंगे वहां पे एक बटन होता होगा ना, तो इस पे क्लिक करो और सबमिट करो। ठीक है, तो हमने बटन भी नहीं बनाया अभी तक। और सबसे बड़ी चीज, ये सब वैल्यू को हम इनपुट में लेंगे कैसे, हम इसको कैप्चर कैसे करेंगे, वहां पे काम आएगा अपना ये वैल्यू नाम का प्रॉपर्टी। ठीक है, वैल्यू प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट इज यूज टू गेट और सेट। ठीक है, दोनों चीजें करेगा। वैल्यू ऑफ एनी फॉर्म फील्ड, जब भी मैं फॉर्म फील्ड की बात करूं, उसमें इनपुट आ जाता है, टेक्स्ट एरिया आ जाता है, सिलेक्ट आ जाता है। ठीक है, जितनी भी इनपुट हमने देखी अभी वो सारे आ जाते हैं फॉर्म फील्ड के नाम पे। ओके, फॉर्म फील्ड, फॉर्म के वो अलग अलग फील्ड है, ये एक फॉर्म फील्ड है, ये एक है, ये एक है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं भाई, हाउ टू रीड वैल्यूज एंटर्ड बाय यूजर। भाई यूजर ने जो वैल्यू डाली है उसको रीड कैसे करेंगे हम। इससे पहले हमें ये देखना है कि भाई ऑन सबमिट, पहले यूजर को ये तो देना पड़ेगा कि भाई चलो सबमिट कर लो फॉर्म। फॉर्म सबमिट करने के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो इनपुट टाइप या तो बटन टाइप। दोनों में से कोई भी लिखोगे सेम टाइप का बटन दिखने लगेगा।
ठीक है, बटन टाइप इक्वल टू सबमिट, लेबल में क्या डाल दो, मान लो कि भाई सबमिट लिख दो, ये तो सेव लिख दो ना। ठीक है, देखो सेव बटन आ गया यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखता अगर इनपुट टाइप, सेम ही आउटपुट आता मेरे पास, लेकिन जो लेबल है ना वो वैल्यू के फॉर्म में जाता। ओके, इन दोनों में टेक्निकली डिफरेंस है, तो इन दोनों में से कोई भी एक लिख दो। नॉर्मली बटन लिखते हैं, इनपुट ज्यादा नहीं लिखते हैं। चलिए, अब मेरा सेव बटन है लेकिन सेव की क्लिक पे हो कुछ नहीं रहा है। अब हमने कल ही बात की थी, किसी भी बटन के क्लिक पे क्या कर सकते हैं हम, इवेंट लिस्टनर लगा सकते हैं और कुछ अपने को करना वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्लिक पे लगाना है मुझे इवेंट लिस्टनर। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक क्या करेंगे हम, ऑन क्लिक करेंगे भाई रीड वैल्यूज को कॉल करो, और नीचे रीड वैल्यूज का फंक्शन बना दो, फंक्शन CRIPT स्क्रिप्ट। ठीक है ना, मैंने आपको अभी तक वो नहीं बताया है कि भाई स्क्रिप्ट फाइल अलग से कैसे लिखी जाती है। मैं यहाँ पे अलग से for.js बना सकता हूँ, और इसको ना यहाँ पे स्क्रिप्ट src करके इंक्लूड कर सकता हूँ, src इक्वल टू for.js, और फिर इसके अंदर फंक्शन बनाऊं मैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भी HTML अलग रहे, जावास्क्रिप्ट पूरा अलग रहे, दोनों एक ही डॉक्यूमेंट में मिक्स ना हो जाए। क्योंकि जब भी असली प्रोग्रामिंग होती है तो फाइलें बनती हैं इतनी लंबी, बहुत लंबी, पूरे विंडो में आती नहीं है वो, और स्क्रॉल कर करके थक जाते हैं, तो इसलिए फाइलों को अलग अलग किया जाता है। चलो, रिफ्रेश किया, सेव बटन पे क्लिक किया, ये दिख रहा है भाई क्लिक हुआ है। पहला तरीका क्या है, रीड करने का, भाई आईडी का यूज कर लो, सीधा सीधा काम कर लो। ये जो भी इनपुट है या जितनी भी चीजें हैं ना, सबको दे दो आईडी, इसको बोल दो आईडी इक्वल टू नेम। ठीक है, ईमेल वाले को बोल दो भाई आईडी इक्वल टू ईमेल। ओके, और फिर क्या करें, फिर रीड करो उसको वाया आईडी। क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर में क्या आईडी था, अपना नेम वाला आईडी था ना, ये करके क्या मिला, एलिमेंट मिला। एलिमेंट हमने कल देखा था, पूरा लेक्चर फिर से देख लेना अगर नहीं समझ आता तो। एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत सारी, उसमें से एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू। सजेशन में भले नहीं है लेकिन वो प्रॉपर्टी होती है जब भी इनपुट टाइप का एलिमेंट होता है। क्लिक किया, मुझे वैल्यू में कुछ नहीं मिला, मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, सेव करता हूँ, देखो मिल गया, हमीद लिखा, मुझे यहाँ पे हमीद मिल गया। क्या किया मैंने, ये इनपुट को सिलेक्ट करवाया, उसकी डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी एक्सेस की और मुझे वैल्यू मिल गई। सिंपल सी बात थी, खत्म हो गई। वैसे ही मैं ईमेल के लिए कर सकता हूँ। ठीक है, ये तरीका नंबर 1 आईडी वाला। दूसरा तरीका नेम एट्रीब्यूट से सबको सिलेक्ट कर लो। जैसे आईडी एट्रीब्यूट है, कहाँ है आईडी एट्रीब्यूट, ये रहा। आईडी की जगह मैं सबको बोल दूं भाई नेम। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट का यूज किया, तो नेम से अगर कोई चीज रीड करनी हो तो उसके लिए तरीका है गेट एलिमेंट बाय नेम, और नेम क्या लिखूंगा मैं, बाय नेम। वो क्या देगा मुझे, मल्टीपल एलिमेंट देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गेट एलिमेंट्स बाय नेम, मल्टीपल ही देगा। उसमें से मैं 0 नंबर का एलिमेंट ले लूंगा और उसकी डॉट वैल्यू एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, तब भी मुझे वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना मैं एक्सेस करता हूँ वही वैल्यू मिलती है। ठीक है, अगर इस वैल्यू को मैं ये कर दूं ना इक्वल टू न्यू वैल्यू, तो ये वैल्यू वहां पे चली भी जाएगी। हमने बोला था ना वैल्यू का यूज होता है गेट करने के लिए, सेट करने के लिए। ओके, गेट भी करते हैं, सेट भी करते हैं, वैल्यू एलिमेंट का यूज, वैल्यू प्रॉपर्टी का ही यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया। ये दोनों तरीके हैं जिसमें क्या करना पड़ेगा, मैं इंडिविजुअली सबको एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्टर लगाने पड़ेंगे। इससे एक और मतलब एक और तरीका भी है जहां पे एक्चुअल में फॉर्म टैग का यूज होता है। हमने सारे इनपुट तो बना लिए लेकिन अभी तक फॉर्म टैग कहीं पे नहीं यूज किया हमने। फॉर्म टैग क्यों यूज होता है,
सारे इनपुट्स को ना एक पर्टिकुलर फॉर्म का पार्ट बनाने के लिए। ठीक है, हमारे पास इनपुट तो बहुत सारे कहीं पे भी रख सकते हैं, क्योंकि HTML के टैग हैं, टैग कहीं पे भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन उन सबको एक ग्रुप में रखना, उन सब की कुछ एक्टिविटी पे कुछ करना, मतलब इन सब का बाप चाहिए अपने को। जो भी एलिमेंट्स हैं इनका बाप चाहिए, और बाप होता है फॉर्म। अब फॉर्म बाप है तो वो बाप होने के कुछ फर्ज भी अदा करेगा। ठीक है, उसमें से पहला फर्ज क्या है, जहां पे भी उसको इनपुट टाइप या बटन टाइप सबमिट मिलेगा ना, उसको वो सबमिट बटन मानेगा, और एक सबमिट इवेंट है वो हैंडल करने को देगा। ठीक है, जब भी आप फॉर्म यूज कर रहे हो तो टाइप इक्वल टू सबमिट का सिर्फ बटन बनाना है। ओके, उसकी ऑन क्लिक नहीं रखनी है, उसकी ऑन क्लिक का तब कोई मतलब नहीं है, रखोगे तो तुम पे ही भारी पड़ेगी। उस वक्त फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करने का तरीका है, मतलब उसको इवेंट को हैंडल करने का तरीका है ऑन सबमिट इवेंट। ओके, रीड वैल्यूज। अब देखो, अब मैंने इस पे क्लिक किया तो क्या हुआ, पूरा पेज रिफ्रेश हो गया। देखा हमने, सेव पे क्लिक किया, पेज रिफ्रेश हो गया, है ना। ये बिहेवियर हमें थोड़ा सा टालना है। जब भी हम ऐसा करते हैं ना, फॉर्म का ऑन सबमिट इवेंट हैंडल करते हैं, तो ये बिहेवियर होता है, और उसको रोकने का तरीका, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, जब भी हम रीड वैल्यूज करते हैं या जब भी हम इसका कॉल करते हैं ना, किसी भी फंक्शन का, ठीक है, तो हमें मिलता है एक इवेंट नाम का वेरिएबल। जब हम इनलाइन कॉल करते हैं तो हम इवेंट नाम का वेरिएबल मिलता है, भले ही वो कहीं पे डिफाइन ना हुआ हो, लेकिन वो मिलता है। ओके, जब वो यहां से हमने इस फंक्शन को भेजा, यहां पे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इस इवेंट नाम के वेरिएबल में एक प्रॉपर्टी होती है। पहले तो इसको मैं कंसोल लगा देता हूँ। वेट, इसको कंसोल लगा के कुछ नहीं मिलेगा। इसमें एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का एक फंक्शन है जो आपको कॉल करना होता है। ठीक है, इसको मैं नीचे वाले को हटा देता हूं। देखिए, अब ये सबमिट नहीं हो रहा है। मैं इस फंक्शन को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, फिर सेव पे क्लिक करता हूं, फॉर्म हो जाता है सबमिट, ऊपर ये कुछ ऐसा वैसा आ जाता है। ठीक है, लेकिन अपने को फॉर्म सबमिट होने नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि अभी रीड करनी है वैल्यूज। जैसे ही अगर फॉर्म सबमिट होता है, उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, बाय डिफॉल्ट वो पेज को रिफ्रेश कर देगा, ऐसा मान लो फिलहाल। और डिटेल में अंदर बहुत कुछ करता है, लेकिन पेज को रिफ्रेश कर देगा। बिहाइंड द सीन वो एक HTTP कॉल करेगा, ये सब होता है पूरा। ठीक है, पोस्ट मेथड, गेट मेथड, ये सब नहीं लेना है अपने को अभी। फिलहाल इतना मान लो, वो क्या करेगा, पेज रिलोड कर देगा। जब पेज रिलोड रिलोड कर देगा, पेज को रिफ्रेश कर देगा, तो फिर यूजर ने यहाँ पे जो लिखा होगा वो भी तो गायब हो जाएगा। फिर कहाँ से रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे। और जैसे ही पेज हमारा रिलोड हुआ ना, तो हमारा जावास्क्रिप्ट तो गया। अब जावास्क्रिप्ट हमारा जो चल रहा था वो तो गायब हो गया। तो हमें पेज को रिलोड होने से रोकने के लिए इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ेगा। ओके, देखो, अगर ऑन सबमिट यहां पे रख रहे हो इनलाइन, तो इवेंट को पास कर दो जिसको भी फंक्शन को कॉल किया तुमने। ओके, अगर फंक्शन कॉल में नहीं करना है, ठीक है, दूसरा तरीका बता रहा हूं, यहां तक का सेव करके रख देना, यहां तक करना है। ठीक है, ये और वाला तरीका है। अगर ये नहीं समझ आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तरीका है, इसको इनलाइन ही कॉल कर दो, फिर यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, इनलाइन कॉल करो, या तो यहां पे कॉल करो, मैं अभी यहां पे कॉल रखूंगा उसका। और तुम्हें वो तरीका भी दिखा देता हूं कि जब इवेंट लिस्टनर यहां से ऐड कर नहीं रहे हो, यहां पे मान लो फॉर्म को दे दी ID FRM, ठीक है, और इवेंट लिस्टनर जाके यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे कैसे ऐड होंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश FRM, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर।
ऑन सबमिट नहीं लिखना है, सिर्फ सबमिट लिखना है, उसको इवेंट में कौन देना है, वे रीड वैल्यूज देनी है। ठीक है, तब भी रीड वैल्यूज को इवेंट नाम की चीज मिलेगी, और उसको तब भी प्रीमेट डिफॉल्ट करना है सेम तरीके से। ओके, ये हो गया फॉर्म का प्रीमेट डिफॉल्ट, ये करना पड़ेगा। ये कर दिया, चलो प्रीमेट डिफॉल्ट कर दिया, अब क्या, अब हम इवेंट को ना थोड़ा कंसोल लगा के देख लेते हैं, बहुत मजेदार चीज है। इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट का ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है इवेंट का। इवेंट का ऑब्जेक्ट आपको हमेशा कुछ इंफॉर्मेशन बताएगा ही बताएगा। सबसे पहली चीज, इवेंट जनरेट कहां से हुई थी, किसने इवेंट फायर की, किसने का मतलब कौन बंदा था वो नहीं, एलिमेंट कौन सा था। ठीक है, कहां से इवेंट आई, इवेंट थी क्या, दिख रहा है यहाँ पे सबमिट इवेंट थी। ठीक है, ये देखो इवेंट का टाइप भी दिखेगा, सबमिट इवेंट। इवेंट क्या थी, कहां से आई, फिर अगर मान लो माउस वाली इवेंट है कि क्लिक वाली इवेंट है, तो बताएगा पूरी स्क्रीन पे कौन से कोऑर्डिनेट पे, कौन से पॉइंट पे क्लिक हुआ था। फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं इवेंट के बारे में। ठीक है, सोर्स एलिमेंट क्या था, सबमिटर कौन था, टारगेट क्या था। ठीक है, सबमिट इवेंट में ये सारी प्रॉपर्टी होती है, क्लिक इवेंट में कुछ और प्रॉपर्टी होती है, टाइम स्टैम्प क्या था। हम्म, बहुत सारे अलग अलग चीजें आती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे काम की चीज क्या है, देखो काम की चीज है ये टारगेट। ठीक है, टारगेट क्या है, टारगेट है एलिमेंट फॉर्म का, दिख रहा है यहाँ पे हैश फॉर्म ऑलरेडी सिलेक्टेड है, या तो टारगेट का यूज करो या तो फॉर्म अलग से सिलेक्ट कराओ। ठीक है, या तो ऐसे फॉर्म सिलेक्ट करा सकते हो, उसको मैं एफआरएम में डाल देता हूं, या तो इवेंट डॉट टारगेट का यूज करो। ठीक है, ये दोनों चीजें सेम रहेंगी। फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए फॉर्म को सीधा सीधा सिलेक्ट कराओ, क्योंकि टारगेट में कभी लोचा खा सकते हो तुम। चलो फॉर्म सिलेक्ट करा दिया, अब क्या, अब फॉर्म सिलेक्ट होने के बाद भी ना हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नेम एट्रीब्यूट की। ठीक है, तो हम सबसे पहला एक बहुत अच्छा काम करेंगे, जितने भी एलिमेंट है ना सबको एक नेम देना है। तो देखो नेम को नेम दिया गया, इनपुट को दिया गया, सिलेक्ट को नेम दे दो, क्या है जेंडर, फिर इनपुट टाइप चेकबॉक्स है, इसको नेम दे दो इंग्लिश, फिर इनको तो ऑलरेडी नेम दे दिया गया है लैंग्वेज का, और क्या बचा टेक्स्ट एरिया है उसको नेम दे दो, कमेंट क्या बोलेंगे इसको हम, डिटेल। ठीक है, सबको नेम दे दिया, बस अपना काम हो गया। नेम देने के बाद ये जो हमने फॉर्म एलिमेंट बनाया ना, एफआरएम जहां पे भी है उसका वेरिएबल है, उसका डॉट करना है, डॉट करके मिलेगा एलिमेंट्स, फॉर्म के अंदर कितने एलिमेंट्स थे वो सब मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एरे भी मिलेगा, ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। अगर इसको तुम एरे की तरह उस पर लूप घुमाओगे ना तो सारे एलिमेंट पे लूप घूम जाएगी। हम्म, या फिर तुम एलिमेंट्स डॉट करोगे, डॉट करके मान लो लिखा डिटेल, तो डिटेल वाला एलिमेंट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा भर देता हूं। ठीक है, डिटेल लिखा तो डिटेल वाला, नेम लिखा तो नेम वाला एलिमेंट सिलेक्ट हो गया। तुम्हें एलिमेंट को एक एक करके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हारे पास एलिमेंट्स के अंदर डॉट करके चीजें सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन हमेशा पड़ा है, एक एक करके सबको आईडी दे दो, सबको एक एक सिलेक्ट करके सबकी वैल्यू खींच लो, ये ऑप्शन पड़ा ही है। इसको यूज करना हो तो इसको यूज कर ही सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, नेम डॉट वैल्यू, तो उसे नेम की वैल्यू मिलेगी। फिर क्या मिलेगा दूसरा, मान लो ईमेल है, ईमेल डॉट वैल्यू, एफडी लिखा है ईमेल में। फिर दूसरा क्या है अपने पास, तो जेंडर, जेंडर है सिलेक्ट फिर, लेकिन उसके भी क्या मिलेगी वैल्यू। हम्म, फिर क्या आता है हमारे पास दूसरा, एलिमेंट्स डॉट लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज की भी मिलेगी वैल्यू, क्या है जेएस सिलेक्टेड है, मान लो पीएचपी सिलेक्ट करूंगा तो मैं पीएचपी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो जेएस मिला मुझे, लेकिन लिखा था जावास्क्रिप्ट। वैसे ही जो अपना जेंडर है उसमें 1 या 2 मिलेगा मुझे,
लिखा भले कुछ भी हुआ है, दिख कुछ भी रहा है भले। और जो टेक्स्ट एरिया है टेक्स्ट फील्ड की तरह ही काम करता है, पूरा डिटेल वाला एरिया, डिटेल डॉट वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है कैसे वैल्यू एक्सेस करनी है, मैं बना दूंगा इन सब का ऑब्जेक्ट। लेट ओबीजे डिटेल इक्वल टू नेम इक्वल टू frm डॉट एलिमेंट, अरे भाई नेम डॉट वैल्यू। ठीक है, ऐसे क्या क्या मिला मुझे, ईमेल मिला, ईमेल की वैल्यू, और क्या मिला मुझे, जेंडर मिला, जेंडर की वैल्यू, और क्या मिला मुझे, लैंग्वेज की वैल्यू, और क्या देखा हमने वहां पे, डिटेल। ठीक है, मेरे ख्याल से इतने ही इनपुट थे। लैंग्वेज, अच्छा इंग्लिश वाला इनपुट हमने नहीं देखा अभी तक, खतरनाक इनपुट है वो है चेकबॉक्स। इसकी मैं वैल्यू यूज करूंगा, कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है, वैल्यू क्या मिली, ऑन मिली। चलो इसको ऑफ कर देता हूं, तो वैल्यू क्या मिली, तब भी ऑन ही मिली। ये क्या मतलब है ना, इसका वैल्यू एलिमेंट काम का नहीं है। जब भी तुम्हारा इनपुट का टाइप चेकबॉक्स हो, वैल्यू एलिमेंट काम का नहीं है, तब तुम्हारे काम का है चेकड। क्या काम का है, चेकड। ठीक है, वो ट्रू या फॉल्स देगा, मैंने पहले ही बोला था वो क्या है, बुलियन इनपुट है। बुलियन इनपुट वैल्यू भी कौन सी देना चाहिए, बुलियन। ओके, तो एक स्पेशल केस है, चेकबॉक्स के केस में क्या यूज करोगे, चेकड। तो इज इंग्लिश, तो इसमें क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा इंग्लिश और वैल्यू होगी चेकड। करूंगा इसको मैं कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डिटेल। सबमिट, और मुझे अपना ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ पे पूरा। हो सकता है ये ऑब्जेक्ट मैं डेटाबेस को सेंड करूं, डेटाबेस इसको स्टोर कर दे। ठीक है, आगे की बहुत सारी प्रोसेस होती हूँ, लेकिन एक फॉर्म का पर्पस होता है ये ऐसा ही, जो भी डेटा आ रहा है वहां से उसको यहाँ पे हम कैप्चर करें, कैप्चर करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको लेके आए हम। ओके, ठीक है, हो गया। जावास्क्रिप्ट का फॉर्म का यूज करके डेटा कैसे कैप्चर करना है, इतना हमारा काम हो गया। हमने ऑन सबमिट देखा, हमने वैल्यू देखा, हमने नेम एट्रीब्यूट देखा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेशली, नेम एट्रीब्यूट इज इंपॉर्टेंट व्हेन वर्किंग विथ फॉर्म। ठीक है, जब भी फॉर्म पे काम कर रहे हो, नेम एट्रीब्यूट को कम मत समझना, हमेशा उसका यूज करो। ठीक है, अच्छा एक और चीज, हमने क्या यूज किया था, फॉर्म ना। फॉर्म यूज करने का एक और फायदा था, वो दूसरा फायदा ये था कि अगर मैं कहीं पे भी जाके एंटर दबाऊंगा ना, तब भी मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म का एक डिफॉल्ट बिहेवियर है, एंटर दबाने पे वो सबमिट होता है। छोटी सी बात थी, बस हो गई खत्म। अब एक क्लास चीज देख लेते हैं, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ओके, ये है फॉर्म वैलिडेशन का एक पार्ट है। जब भी फॉर्म सबमिट होता है, देखो मैंने पहले ही बोला था, डेवलपर हमेशा यूजर को काबू में रखेगा। क्या करेगा, यूजर को काबू में रखेगा, ताकि यूजर कुछ जैसी तैसी चीजें डाल के डेटाबेस खराब ना कर दे। हम्म, ठीक, तो डेवलपर यहाँ पे क्या करेगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें ये वैल्यूज हैं ही नहीं, मान लो सबमिट हुआ, अब में नेम नहीं है, ईमेल नहीं है, जेंडर चलो जो डिफॉल्ट था वो सिलेक्टेड हो रखा है, ये सब है, क्या काम का ये ऑब्जेक्ट। हम्म, इसको मैं क्या डेटाबेस में स्टोर कर रहा हूँ, ये वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म से क्या कंक्लूजन निकाल लूं, कुछ नहीं निकल सकता। खाली फोकट का एक ऑब्जेक्ट बन गया जो डेटाबेस में जाएगा या तो बैकएंड के पास आएगा। डेवलपर ये चाहता है कि भाई जब भी उसका फॉर्म सबमिट हो ना, कुछ मीनिंगफुल हो, जो चीजों को जैसा होना चाहिए वो चीजें वैसी ही हो, तभी वो फॉर्म सबमिट होना चाहिए। इसके लिए यूज होता है वैलिडेशंस, और इसका सबसे बेसिक तरीका है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। जितनी भी चीजों को आपको चाहिए कि भाई इसके बिना तो फॉर्म सबमिट होना ही नहीं चाहिए, उसको बोल दो रिक्वायर्ड। जैसे कि बिना ईमेल और नेम के कोई भी सबमिट नहीं करना चाहिए।
मैंने इसको रिक्वायर्ड बोल दिया। अब जब भी सेव करूंगा ना तो ब्राउजर खुद आपको रोक लेगा, आपको मतलब यूजर को रोकेगा, नहीं 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 पहले ये डालो, ठीक है, ये रिक्वायर्ड था। ब्राउजर बोलेगा ये डालो पहले, मैं डालूंगा हामिद, फिर मैं सबमिट करूंगा। ये हो गया ये तो। हाँ रिक्वायर्ड सही से लिखा नहीं है तो फिर हो ही जाएगा, ठीक है ना। अब एंटर करूंगा, वो बोलेगा नहीं ईमेल लिखो, ठीक है, ईमेल में कुछ भी लिखा एंटर किया तो फिर ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया कुछ मीनिंगफुल। अब मैं हो सकता है कि भाई इन दोनों में से कोई भी एक चीज चूज करनी है वो भी रिक्वायर्ड हो, तो इसको रिक्वायर्ड करने का तरीका ना मुझे पता नहीं है अभी तक, ठीक है। इसके लिए एक्चुअली ग्रुप यूज होता है, रेडियो ग्रुप। इसका रिक्वायर्ड नहीं पता है, लेकिन इसका पता है मेरे को, क्योंकि इसमें तीनों चीजें हैं, तीनों को रिक्वायर्ड बोल दूंगा तो काम खराब होगा। फिर भी एक बार करके देख लेता हूं मैं, ठीक है। सेव, चलो ये हो गया, ये हो गया। अब सेव किया मैंने, बोला पीएचपी रिक्वायर्ड है, सही है, तीनों में रिक्वायर्ड डाल दो, ठीक है। जब भी रेडियो ग्रुप की बात आती हो, इसको मैं ग्रुप ग्रुप इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मल्टीपल चीजें हैं, नेम से ग्रुप की गई है। हुआ, चलो। इसको तो रिक्वायर्ड करने की जरूरत नहीं है, उसको अपने बारे में कुछ लिखना हो तो लिखे, ना लिखना हो तो ना लिखे, वरना तेल लेने जाए, चलेगा। ओके, चलिए। क्या मिला हमें रिक्वायर्ड से कि चीजें जब तक ना हो तब तक फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं। देखो हमारी सबमिट इवेंट फायर नहीं हुई है, ठीक है। ये तरीका है HTML5 में आया है ये तरीका। उसके पहले ऐसा कुछ तरीका था नहीं कि भाई रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है तो उसको सबमिट ना होने दो, ये सब पहले के जमाने में नहीं था। वहां पे क्या करते थे, फॉर्म सबमिट हमेशा होता था, लेकिन जो डेवलपर है वहां पे इफ कंडीशन लिखता। कैसे इफ कंडीशन, कि भाई अगर ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, ऐसे इफ कंडीशन लिख लिख के वैलिडेशन किए जाते थे। आज भी किए जाते हैं, क्योंकि ये जो वैलिडेशन है ना, ये कैसा है, मतलब अच्छा दिख नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है वैलिडेशन देख के। हम्म। तो जो अच्छा वैलिडेशन दिखाना होता है ना जब, तो कंट्रोल फिर से हम जावास्क्रिप्ट के हाथ में दे देते हैं कि जावास्क्रिप्ट तुम करो, अच्छे से दिखाओ वैलिडेशन को, और बहुत अच्छे अच्छे वैलिडेशन बनते हैं। यहाँ पे क्लिक होती है तो नीचे लाल कलर में आ जाता है कि भाई ये नहीं डाला है तुमने, ये डालने की जरूरत है। अब मान लो ईमेल है तो ईमेल वैलिडेशन भी रहता है ना, वहां पे तो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करानी है, जावास्क्रिप्ट से यूज करेंगे हम। फिर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वैलिडेशन का काम आता तो जावास्क्रिप्ट के हाथ में ही है, लेकिन फिलहाल ब्राउजर में छोटा मोटा काम, छोटा मोटा अवेलेबल है कि भाई नहीं, बिना रिक्वायर्ड के नहीं आगे जा सकते, ठीक है। बस आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। हमने बेसिक फॉर्म के इनपुट देखे, फॉर्म फील्ड देखे, ठीक है, और कैसे हम वैल्यू गैदर करते हैं वो देखा हमने। इसके बाद वैलिडेशन भी देखेंगे हम, ठीक है, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में। और जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वहां पे हम HTTP कॉल के बारे में देखने वाले हैं, कैसे हम बैकएंड को कॉल करते हैं, एक एप्लीकेशन काम कैसे करती है एक्चुअल में, ठीक है। बैकएंड क्या होता है, सर्वर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर से बात कैसे करती है, ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे। और हम यूज़ करेंगे एजेक्स रिक्वेस्ट, जिसको बोला जाता है एजेक्स, लेकिन असल में उसको होता है HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। उसका फैंसी वर्ड है एजेक्स, ठीक है। एजेक्स को जब मैं कॉलेज में था जब माना जाता था कि एजेक्स बहुत बड़ी चीज़ है, अब तो बहुत कॉमन है। तब किसी को अगर एजेक्स कॉल आता था तो बहुत ही मतलब अच्छा डेवलपर कहलाया जाता था कि इसको एजेक्स आता है, एजेक्स कुछ बड़ी चीज लगती थी, क्योंकि तब नया नया ये चीज यूज करने लगे थे। जावास्क्रिप्ट बने हुए कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2015 के आसपास एजेक्स अच्छी खासी चीज थी, ठीक है। हो गया, अभी तो सिर्फ भाषण दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही था। आपको होमवर्क के लिए एक फॉर्म बनाना है ऐसा, ठीक है, और सेम टू सेम फॉर्म बनाना है, लेकिन वीडियो देख के बिना बनाना है, अपने हाथ से लिख लिख के बनाना है। ये देखना है आपको, देखो होमवर्क जब आपको मिले ना तो आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको ये नहीं करना है कि नहीं चलो कहीं से उठा के डाल दिया, ठीक है।
होमवर्क फॉर सेक ऑफ होमवर्क नहीं करना होता। वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप जब खुद करने बैठो ना तो आपको पता लगेगा वीडियो में तो ये बहुत आसान लग रहा था ये, लेकिन हो नहीं रहा है। हम्म? दिक्कत तब आती है ना, वीडियो में सब हो जाता है। मैं तो यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, तो मैं इनपुट बना रहा हूँ तो उसको फेल होने के चांसेस बहुत कम है। मैं इनपुट अगर बना रहा हूँ तो वो दिखेगा ही दिखेगा। जैसे ना टेक्स्ट एरिया में हुआ था ना, वो फेल हो गया था। ठीक, ऐसे फेलियर मेरे से भी होते हैं, लेकिन मुझे पता है कहाँ होगा। ठीक है, तो लेकिन आप ना जब देखते हो वीडियो में, अच्छा ये तो हो गया, इजीली हो गया, खत्म हो गया, और होमवर्क करते नहीं हो, इसकी प्रैक्टिस करते नहीं हो, फिर क्या रिजल्ट निकल के आता है कि जब करने बैठे ना तो ऐसा लगा यार ये बहुत आसान था लेकिन ये हो नहीं रहा है, इसमें क्या मिस कर रहा हूं मैं, कहाँ चीजें मिसिंग है। ठीक है, जब आप उसको करते हो और उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो तब आपको सही से पता लगता है कि मैं बोलना क्या चाहता था। ठीक है, मैं तो अपने पर्सपेक्टिव से बोल देता हूँ कि ये चीज ऐसी होती है, फॉर्म में ये होता है, वैल्यू ऐसे काम करती है, ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसका असल मीनिंग क्या है वो आपको समझना है, और आपके दिमाग में वो मीनिंग जाते जाते जाता जाएगा। मैं सीधा बोल दूंगा और आपके दिमाग में उतर जाएगा, ऐसा तो बहुत रेयर केस में होता है। और जिस स्टूडेंट को भी एक चीज सुनने के बाद अगर उतर जाती है दिमाग में तो उसको ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हम्म, फिर वो अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ सकता है। ओके, तो आपको होमवर्क करना है, रोज होमवर्क कीजिए, मैं देता हूं उससे ज्यादा होमवर्क कीजिए। ये सोचो ना कि भाई अच्छा फॉर्म मैंने सिखा दिया आज, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये फॉर्म आप पहले से जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आज आपने सीखा फॉर्म। अब फॉर्म में बहुत सारे टाइप के इनपुट है, अब ये एक्सप्लोर करो कि इससे मैं क्या बना सकता हूँ, है ना। मैंने आज तक कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस देखी हैं जहाँ पे ऐसे कुछ इनपुट का यूज हुआ हो, है ना। मतलब मोबाइल एप्लीकेशन होती है वहां पे सेम टाइप के ही इनपुट होते हैं, कुछ अलग नहीं होते हैं। और मैंने एक एप्लीकेशन देखी थी वहां पे इनपुट देखा, वो तो इतना मस्त था, ये कैसा दिख रहा है। फिर ये सर्च करो गूगल पे, वैसा अच्छा इनपुट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। हुँ? अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस बनाओ, अपने दिमाग में कुछ छोटे मोटे ऐसे टास्क बनाओ, बनाते रहो, काम करते रहो। जब तुम्हारी क्रिएशन तुम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाओगे तब तुम अच्छा सीख पाओगे। वरना वीडियो देख के प्रोग्रामिंग सीखने वाला काम बहुत ही हार्ड है। ठीक है, बहुत ही रेयर लोग हैं जो वीडियो देख के प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे। चलो यार, आज बहुत मन हो रहा था भाषण देने का, दे दिया मैंने। अब इसको खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।